तपती धरती के बीचों बीच बसा था डोलपुर। ये गांव कोई आम गांव नहीं था। यहाँ सूरज की पहली किरण के साथ ही जैसे आग बरसने लगती थी, और जो बची खुची हवा होती उसमें भी ऑक्सीजन की बेहद कमी थी। यहाँ लोग दिन भर कमरों में बंद रहते और ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे ही जीवन जीते थे। अरे केतन बेटा, ये क्या, तुम्हारे ऑक्सीजन सिलेंडर में तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। ओफो, माफ करना माँ, मेरा ध्यान नहीं गया। ऐसे कैसे ध्यान नहीं गया केतन? पता है ना, इसके बिना तो हमारा सांस लेना भी मुश्किल है। हाँ माँ, सही कहा आपने। मैं आगे से ध्यान रखूंगा और अभी एक और सिलेंडर लेकर आता हूँ। नहीं, अभी रहने दो। अभी बाहर जाओगे तो गर्मी से बेहाल हो जाओगे। एक काम करो, रात को जब कॉलेज जाओ तब लौटते वक्त ले आना। ठीक है। तो कुछ ऐसा था डोलपुर का हाल, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी पूरे गांव में एक भी पेड़ का ना होना, सिवाय एकमात्र आखिरी बरगद के पेड़ के। वो भी अब सूखा और पत्ता रहित हो गया था। उसकी छाल जली सी थी, टहनियाँ टूटी हुई और तनाव में झुकी हुई थी। इतना ही नहीं, उस पेड़ के बारे में एक बड़ी ही अजीब बात थी। हर शाम जैसे ही सूरज डूबने लगता, वो बरगद का पेड़ रोने लगता, मानो वो पुराना विशाल बरगद का पेड़ किसी बहुत बड़ी पीड़ा में हो। लो, फिर से वही आवाज। हाँ, फिर से उसी बरगद के पेड़ से आवाज आ रही है। अजीब है ना। कोई सोच भी नहीं सकता कि हमारे इस गांव में इतने सालों से एक बरसों पुराना बरगद का पेड़ रो रहा है। सही कहा तुमने, अविश्वसनीय है ये। और सिर्फ पेड़ नहीं, हमारा गांव भी। जरा आसपास के गांव को देखो, वहाँ तो कितनी हरियाली है, और वहाँ के लोग तो खुली हवा में सांस लेते हैं। और हमारा डोलपुर, मैं तो अब थक चुकी हूँ ऐसे घुट घुट कर जीने से। मुझे भी अब बाकी लोगों की तरह खुलकर आजादी से जीना है। सही कहा तुमने, लेकिन हम करेंगे क्या? पता है, मैंने बहुत बार माँ से इस पेड़ के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। अगर उन्हें पता नहीं है तो हम पता लगा लेंगे। अगर हमें खुलकर जीना है तो हमें इस गांव और इस पेड़ के रहस्य को ढूंढ कर निकालना ही होगा। सही कहा तुमने। आखिरकार सच्चाई को जानने की चिंगारी डोलपुर में उठ चुकी थी। केतन और प्रिया ने गांव का इतिहास खंगाल डाला, गांव के एक एक बुजुर्ग से बात की, लेकिन अफसोस किसी को कुछ नहीं पता था, जिसके कारण प्रिया और केतन ने एक अलग रास्ता चुना। वे दोनों ही देर रात उस बरगद के पेड़ के पास जा पहुँचे। बस, अब बहुत हो गया, अब हमसे और नहीं सहा जाता। इतने लोगों से बात की, डोलपुर का इतिहास तक टटोल डाला, लेकिन तुम्हारे इस रोने का कारण हम नहीं जान पाए। हाँ, और अब हमारे पास तुम्हारे सिवा कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। सही कहा केतन ने। आखिर तुम इतने वर्षों से क्यों रो रहे हो? ऐसी कौन सी पीड़ा है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है? बताओ हमें, हम जरूर तुम्हें और इस गांव को उस पीड़ा से मुक्त कर देंगे। बोलो, बताओ। लेकिन केतन और प्रिया के सवालों पर भी कोई जवाब नहीं आया। केतन, ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, अब क्या करें? पता नहीं प्रिया, अब तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें जिससे ये पेड़ हमारे सवालों का जवाब दे। प्रिया के चेहरे पर मायूसी देखकर वो भी नाराज हो गई, और गुस्से में उसने उस पेड़ पर कई कठोर आरोप जड़ दिए। आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? देखा नहीं कि सालों से हमारा गांव कितनी समस्याओं से जूझ रहा है, और तुम भी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी तुम हमारी मदद करने के बजाय तमाशा देख रहे हो। शर्म नहीं आती? प्रिया की बातों से पेड़ का क्रोध बढ़ता गया। उसकी आवाज और भी भयानक होती चली गई, इतनी ज्यादा कि पूरे गांव में आतंक मच गया। वे उस रुदन की आवाज सह नहीं पा रहे थे। वो आवाज इतनी भयंकर थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये गांव इसी बर्बादी के लायक है। मतलब, आखिर ऐसा क्या हुआ था गांव में? क्या है डोलपुर का सच? तुम सच जानना चाहते थे ना? तो सुनो, कई साल पहले डोलपुर हरियाली का प्रतीक था। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे, खेत थे, झरने थे। लेकिन एक दिन शहर से एक बड़ा बिल्डर आया। उसने गांव वालों से आधुनिक जीवन
पक्का मकान और धन का वादा किया। बदले में उसने जंगल की जमीन की मांग की। फिर क्या हुआ? क्या जंगल की जमीन दे दी गई? फिर क्या होना था? गांव वालों ने शुरुआत में थोड़ी आपत्ति जताई, लेकिन अंत में सुविधा और विकास के लालच में आकर उन्होंने उसका साथ दे दिया और रातों रात मेरे घर यानी पूरे जंगल को काट डाला गया। क्या सच में? हाँ, सच में। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे मित्रों की चीखें, उनकी रुदन भरी आवाजें मैंने खुद सुनी थी। उनकी पीड़ा से इस गांव के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे पड़ा। और मेरे क्रोध से उसी रात सारे मजदूर डर के मारे भाग गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ये रो कौन रहा है। वो सब भाग गए और तभी से मैं इस गांव पर एक विकृत श्राप बनकर मंडरा रहा हूं। अब इस जमीन पर ना हवा बहेगी, ना पेड़ उगेंगे। तब तुम मेरे मित्रों की तरह तड़प तड़प कर मरोगे, तड़प तड़प कर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पेड़ की बात सुनकर केतन डर गया। बरसों पहले हुए अत्याचार के कारण पेड़ का नाराज और गुस्से में होना जायज था, लेकिन अब उसकी सजा बेगुनाह गांव वालों को भुगतनी थी। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। हाँ हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं धीरे धीरे इस पूरे गांव को तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। मेरे मित्रों को जितनी तकलीफ हुई थी उसका पूरा बदला लूंगा। लेकिन ये गलत है। गलत है तो गलत ही सही, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। केतन ने अपनी तरफ से पेड़ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। वो मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं था। आखिरकार प्रिया ने रोते हुए उससे विनती की, देखो देखो, हमें मार दो। मैं मानती हूँ कि हमारे गांव के लोगों ने तुम पर और इस जंगल पर बहुत जुल्म किए हैं। तुम्हें तुम्हारे मित्रों से दूर करके बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन जो गलती गांव वालों ने मिलकर की, वही गलती तुम भी दोहराओगे तो क्या फर्क रह जाएगा? हाँ, प्रिया सही कह रही है। हम इंसान स्वार्थी हैं। हमें अगर किसी ने जरा भी सपना दिखाया तो हम अपने स्वार्थ के लिए हर उस चीज को खत्म कर देते हैं जो हमारे लिए असल में बहुत जरूरी होती है। हमें किसी चीज का महत्व समझ ही नहीं आता। लेकिन तुम वैसे नहीं हो, ना ही तुम्हारे मित्र वैसे थे, इसीलिए ये सब रोक दो। देखो, हम तुम्हें किसी स्वार्थ के लिए बहका नहीं रहे, लेकिन तुम ही सोचो, अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे मित्र होते तो क्या वो ऐसा करते? क्या वो किसी और की गलती की सजा मासूम लोगों को देते? प्रिया के इस सवाल पर पेड़ एकदम शांत हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा। सही कहा तुम दोनों ने। अपनी पीड़ा के कारण मैं स्वार्थी हो गया था। दूसरों की गलती की सजा तुम्हें दे रहा था, लेकिन असल में गलत तो मैं ही हूँ। मैंने इंसानियत को ठेस पहुंचाई है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। बेचारा पेड़ अपने किए पर शर्मिंदा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपनी गलती कैसे सुधारे। देखो, तुम्हें ऐसे रोने की जरूरत नहीं है। चाहो तो ये सब ठीक कर सकते हो। हाँ, केतन सही कह रहा है। अपने श्राप से इस गांव को मुक्त करो और इस गलती के बोझ से मुक्त हो जाओ। प्रिया की बातों से पेड़ शांत हो गया और आखिर उसने श्राप से मुक्ति का उपाय बताया। अगर तुम्हें मेरे श्राप से मुक्त होना है तो एक काम करो बच्चों, जल्द से जल्द मेरे शरीर को जला दो। इससे मेरी आत्मा मुक्त होगी और गांव भी मेरे श्राप से मुक्त हो जाएगा। क्या? हाँ, बस यही एक मार्ग है। पेड़ द्वारा बताए मार्ग को सुनकर केतन और प्रिया का दिल बैठ सा गया, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। केतन ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली से आग की चिंगारी जला दी। देखते ही देखते आग फैलती गई और वो बूढ़ा पुराना बरगद का पेड़ अग्नि में जलकर राख हो गया और अंत में पूरा गांव श्राप से मुक्त हो गया। डोलपुर में फिर से हरियाली छा गई और लोग खुली हवा में सांस लेने लगे।